सर मैं आज के शेयरों की तरफ बढ़ूं उससे पहले कोई अपडेट्स जो स्टॉक्स हमने कल या फिर उससे पहले डिस्कस किए हैं? कैपली पॉइंट या सिरमा एसजीएक्स डिस्कस किए थे क्या? कैप्लिन पॉइंट डिस्कस हुआ था सर। सॉरी, कैप्लिन पॉइंट डिस्कस हुआ था। कैपली पॉइंट। हाँ, तो कैपली पॉइंट आपने सर आज अच्छा मूव है। हाँ 2 दिन में लगभग 2,000 रुपए से 2,200 रुपए 10% चल चुका है। एक बार के लिए अभी भी मेरे को लग रहा है कि ऊपर में ये रैली 2,275 तक खींचेगी, तो 2,275 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। 2275। आपने सर 3 से 4 महीने के लिए कल ही बात हुई थी हमारी इस पे, 3 से 4 महीने के लिए आपने 2365 और 2400 तक के लेवल भी दिए थे, यानी कि 2300 से 2400 की आपने मोटा मोटी एक रेंज बताई थी। 2145 पहला टारगेट आपका था, तो पहला टारगेट तो पार हो गया। अब आप कह रहे हैं कि 2275 तक ये स्टॉक जा सकता है। 2,275 पे रिएक्शन आएगा सर, वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर डिप्स पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो 2275 एक पड़ाव है जहाँ पर आप मुनाफा वसूली करेंगे और दोबारा फिर डिप्स पे ऐड करेंगे। और जो टारगेट्स आपको दिए गए थे 3 से 4 महीने के 2300 से 2400 के, वो टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है। अब बात करते हैं आज के एक सर शेयरों और की। एक स्टॉक सर J&K बैंक भी हम रेगुलर 120 रुपए से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी मैं नया ऑल टाइम हाई बना है। हम्म, कल 149 का हाई टच हुआ था सर, मैं भूल गया आपसे डिस्कस करना। मुझे कल भी याद था ये स्टॉक हमें डिस्कस करना था। मुझे याद है जब हम यूनियन बैंक की बात कर रहे थे, तब आपने कहा था कि J&K बैंक ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। यूनियन बैंक या सेंट्रल बैंक की बात हो रही थी, तब आपने कहा था यूनियन और J&K बैंक ले लीजिए, राइट? सेंट्रल बैंक की बात हो रही थी सर, हाँ सेंट्रल हाँ। बैंक जो एकदम ही अंडर परफॉर्मिंग काउंटर था और ओएफएस के बाद और टूटा था, तब से हम 120 रुपए के आसपास से इसको डिस्कस कर रहे हैं। नया ऑल टाइम हाई लग गया है। 173-74 पे एक्सटेंशन का टारगेट है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। और अभी नया सिरे से चलना स्टार्ट किया है महाराष्ट्र बैंक। सुबह 81-81-20 के आसपास बाई दिया हुआ है, अभी 82-82-77 चल रहा है ये स्टॉक। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर 99 रुपए तक जा रहा है, तो इस स्टॉक पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे लिया जा सकता है सर फ्रेश? हाँ, लेना चाहिए सर, आज ही बाई दिया है। थोड़ा सा 1-1.5 रुपए महंगा हो गया है, बट खास फर्क नहीं पड़ता है लुकिंग एट टारगेट्स। 99 का टारगेट है, मगर ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये बहुत जल्दी वो ट्रेडिंग वाला काउंटर नहीं है कि उड़ते उड़ाते चला जाएगा। ये स्लो एंड स्टडी, वो एफडी टाइप का काउंटर है कि धीरे धीरे अपना चल के टारगेट कंप्लीट करेगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा? सर यहाँ से अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका स्टॉप लॉस 74 रुपीज का होना चाहिए। 74 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। J&K बैंक में सर अभी 174 तक की अगर मूव बची है तो इन लेवल्स पे लिया भी जा सकता है, या जिनके पास है वही होल्ड करें बस? यूनियन बैंक बोले ना सर? J&K बैंक सर, J&K बैंक जो आपने 174 तक बोला जा सकता है। आपकी स्टार्टिंग की आवाज कट रही है सर, स्टॉक का नाम नहीं किया। J&K बैंक सर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात कर रहा हूँ। हाँ, 174 रुपए तक जा सकता है सर जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा भी लेट है क्योंकि वर्टिकल एक्सटेंशन आ रहा है। फ्रेश बाइंग नहीं करना है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके रखना है 174 के लिए। तो रिवाइज स्टॉप लॉस क्या है अभी J&K बैंक के लिए, अगर किसी को रखना है तो? अभी मैं स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा रिवाइज करने के मूड में नहीं हूँ। 141 रुपीज का आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, ओके। एनएलसी इंडिया सर, आज ओएफएस का अनाउंसमेट हुआ है, उस वजह से स्टॉक में गिरावट है और हम देख रहे हैं कि प्रेशर भी देखने को मिला है, वॉल्यूम राइज हो रहे हैं क्योंकि ओएफएस की खबर है। 3 दिन के हिसाब से देखें तो 240% का वॉल्यूम राइज है, और अगर आप 15 दिन के हिसाब से भी देखें तो 128% से ज़्यादा का वॉल्यूम राइज ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सर अमूमन हम देखते हैं कि जब ओएफएस आता है किसी भी कंपनी का, जो हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखे, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो एनएचपीसी हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, तो जिस दिन ओएफएस खुलता है उस दिन क्योंकि डिस्काउंट पे प्राइस होता है तो स्टॉक गिरते हैं और उसके बाद अगले दिन रिकवरी देखने को मिलती है। ज़्यादातर यही होता है। क्या एनएलसी में भी कुछ ऐसा बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है? मैं इमीडिएट तो नहीं करूंगा सर, लेकिन एनएलसी इंडिया में जो 113 हफ्ते का रेक्टेंगल ब्रेकआउट आया था 282 का, एज इट इज इंटैक्ट है। तो थोड़ा सा ये ओएफएस का प्रेशर झेलने में समय लगेगा, बट इवेंचुअली ऊपर निकल जाएगा 400 रुपए तक। तो पहला टारगेट 400 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट लगभग 500 रुपए का रहेगा। बट अगेन स्लो एंड स्टडी एफडी टाइप का काउंटर है। एफडी का पेशेंस जिनके पास है उन्हीं को लेना चाहिए। लंबी अवधि का व्यू जिनका है वही एनएलसी इंडिया पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म प्ले के लिए या फिर बाउंस बैक के लिए एनएलसी इंडिया में आप खरीदारी मत कीजिए। आईआरबी इंफ्रा सर, इन्होंने अपने टोल रेवेन्यूज़ की डिटेल्स दी हैं। मई महीने का टोल रेवेन्यू इनका 25% ग्रो किया है। 7 दिन के औसत के हिसाब से देखें तो सर 75% का वॉल्यूम राइज है। कहाँ 97 लाख के आसपास का वॉल्यूम होता है, 1,75,00,000 शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 20 रुपये 86 पैसे के आसपास सर आईआरबी इंफ्रा कैसा लग रहा है?
अच्छा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। पहले तो 39 वीक्स में 47% गिरा था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, उसके बाद से 67 हफ्ते हो गए हैं रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हर बार रेंज का लोअर एंड तो 20 रुपए के आसपास बना है, 20 रुपए 20 पैसा, बट रेंज का अपर एंड हर बार लोअर हाई बना है। और इस बार इसने अर्निंग्स के बाद 18 मई को हायर हाई बनाने की कोशिश की, बट प्रीवियस हाई को स्वीप करते हुए नीचे आ गया। अगर है तो 20 रुपए 20 पैसे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि जिस भी दिन टूटेगा, आई एम वेरी श्योर कि ये टूटेगा, बट जिस भी दिन टूटेगा ये 16 रुपए 90 पैसे तक आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो नई पोजीशन बनाने की तो बिल्कुल राय नहीं है। अगर आपके पास है तो आप 20 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि 16 रुपये 90 पैसे तक के स्टॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। एक पनेशिया बायोटेक देखिए सर, जब भी खबर आती है ना स्टॉक में मूवमेंट बहुत स्विफ्ट देखने को मिलता है। आई एम श्योर आपके भी रडार पर आया होगा, इन्होंने डेंस्टार प्रोजेक्ट शुरू किया है और डेंगू वैक्सीन है इनकी सर, जिसके लिए ये लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना इनका मकसद है। ये सब सहारन अफ्रीका में इनका ये जो वैक्सीन है उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, और ग्लोबल स्तर पर भी इसके जो अडॉप्शन है उस वजह से भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ताकि ये जो वैक्सीन है वो ग्लोबल स्तर पर भी अडॉप्ट होता हो दिखे। पनेशिया बायोटेक सर, आज का जो मूव है वैसे ये वन डे वंडर होता है, क्योंकि एक दिन जब खबर आती है तो बहुत अच्छा चलता है। क्या ये सस्टेन कर पाएगा? सर देखिए, मंथली चार्ट पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट आया है 433 पे, तो आइडियली स्टॉक को जाना तो चाहिए 750 रुपए तक। आप प्रमोटर होल्डिंग 72% है, और आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, 0.3 से बढ़ते बढ़ते 1.6% पहुंच गई है। तो स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेशन तो दिख रहा है इंस्टीट्यूशन का, बट समहाउ जैसा आपने कहा बहुत मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आपकी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगी। एटीआर एक्सटेंशन 11.6 की रीडिंग है, याद कीजिए हिंद कॉपर हिंजिंग पे 11 12 12:30 तक पहुंची थी, और उसके बाद एकदम से डाउन मूव कितना शार्प आया था। मैं इस जंक्शन पे बाई नहीं करूंगा, अगर है तो टॉप भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। मैं केवल 600 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करूंगा, जहां तक खिंच जाए। आइडियली पैटर्न टारगेट 750 रुपए है, बट जहां तक खिंच जाए वहां पे खींच के एग्जिट कर लूंगा। 1 जून से मैं देख रहा हूँ सर, 1 जून को 400 रुपये का भाव था, ये इसी महीने सर, इसी पिछले कुछ दिनों में ही 4 ही दिन में चला है सर, 4 ही दिन में, 4 दिन पहले 420 रुपए था। माय गुडनेस, क्या शार्प मूव इसमें आए। इसमें एक महीना आप कर दीजिए, 1 महीने में तो आपको 1 दिख मंथ जाएगा। चार्ट कर लीजिए तो आपको दिख जाए, बल्कि इसको आप कर लीजिए 6 मंथ चार्ट, तो आपको कप हैंडल भी दिख जाएगा। ज़बरदस्त मूव स्टॉक में आता हुआ दिखा है। ये 750 पूरा तक ऐसे ही एक्सटेंड, राउंडिंग कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट दिया था। सर 750 तक आप कह रहे हैं कि एक्सटेंड हो सकता है अगर कोई होल्ड करता है, जिसके पास रखा है, अगर किसी का पेशेंस है तो। अभी कोई स्टॉप लॉस क्या होगा सर ट्रेलिंग? 600 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस के सहारे ट्रेल करते चलिए, और डे बाय डे स्टॉप लॉस रिवाइज होगा। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, आईटी स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू दीजिए सर। आईटी स्टॉक्स में आज उम्मीद थी कि स्टॉक चलेंगे अच्छे, लेकिन अभी भी आधे % के आसपास की गिरावट है। H1B वीज़ा को लेकर ट्रम्प साहब को एक बड़ा झटका लगा है। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या आईटी कंपनियां, उनको बड़ी राहत आई है। अमेरिका की कोर्ट ने जो $1 लाख की वीज़ा फीस की बात की गई थी ट्रम्प साहब की ओर से, उसको इल्लीगल बता दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास इतना बड़ा टैक्स लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सर आईटी सेक्टर्स में आज तो वैसे तो राहत आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत पिट चुके हैं सर, खबरें अच्छी आ रही हैं। ट्रम्प साहब के सामने एक मिड टर्म इलेक्शन भी खड़ा है। क्या बाउंस बैक के लिए आईटी सेक्टर में प्ले किया जा सकता है? सर देखिए, आपको उम्मीद थी तो आपकी उम्मीद पे एक शायरी पढ़ देता हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये गम की शाम बड़ी लंबी चलने वाली है आईटी में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आईटी 20 पे ही फोकस कीजिए। नीचे ऊपर आपको मौके मिल जाएंगे ट्रेडिंग के। आप टीसीएस देखिए वन साइडेड नीचे आ रहा है, इन्फोसिस देखिए आप रुक के लेकिन नीचे आ रहा है। इकलौता मेरे को कोफोर्ज और टेक महिंद्रा दिख रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी पहले टारगेट अचीव हुए हैं कोफोर्ज में, और अभी पुल बैक ले रहा है। प्रोबेबली सेकंड लेग में टारगेट अचीव हो सकते हैं, बट मैं अभी भी देखिए, मेरे को अपनी कैपिटल से बहुत ज्यादा प्यार है, तो थोड़ा सा पैसा कम मिले, 3 महीना ना भी मिले चल जाएगा, बट मैं अपनी कैपिटल को रिस्क पे नहीं डालता हूँ। तो अगर आईटी में रहना है, मैं आईटी 20 में रहूंगा, ताकि हर बाउंस पे एग्जिट का तो मौका मिल जाए। तो आई वुड स्टिक टू दैट। और वैसे कोफोर्ज और टेक महिंद्रा, हाँ, अगर देखना ही है एकदम डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि नहीं आईटी 20 नहीं करना है, इंडिविजुअली करना है, तो कोफोर्ज पे ध्यान रखिए, वहां पे आपको 150-200 रुपए की अप मिल सकती है, बट आई वुड नॉट प्ले इंडिविजुअल काउंटर्स, मैं नहीं करूंगा।
ओके, ठीक है। वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स पर अगर मैं वापस आऊँ तो एक ईआईडी पैरी, वैसे आज बलरामपुर चीनी भी काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। ईआईडी पैरी में मूव तो बड़ा नहीं है लेकिन वॉल्यूम राइज 125% का है। शुगर स्टॉक्स में सर कुछ बड़ा होने की तैयारी है? सर देखिए, पहले चौथे हफ्ते में 39% गिरा, 4 हफ्ते की पुल बैक लिया, 4 हफ्ते की पुल बैक लेके कंटिन्यूअसली 8 हफ्ते, ये 8वां हफ्ता है जहाँ गिरावट है। 21% गिरा है, कल भी गिरा था, आज उसी का पुल बैक है। तो वॉल्यूम जरूर है, बट 696 ये बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था, टेस्ट हो जाता तो बाउंस बैक प्ले करना आसान हो जाता। नहीं लेवल टेस्ट हुआ, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, बट इतने वॉल्यूम के बाद भी अभी कम, प्रीवियस डे हाई नहीं क्रॉस हुआ है, तो कम से कम 740 निकले तो बाउंस बैक 768 तक बनेगा। आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक, इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि मैं बाउंस बैक नहीं प्ले करूंगा। सामने आपने बलरामपुर चीनी का नाम लिया, बलरामपुर चीनी क्लोजिंग बेसिस पे 545 नहीं निकाल पा रहा है और इंट्राडे बेसिस पे 553 नहीं निकाल पा रहा है। तो जैसे ही 553 और ये 555 राउंड फिगर पकड़ लिए, 555 निकलेगा तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 590 600 तक के लिए। तो शुगर स्टॉक्स में मैं बलरामपुर चीनी छोड़ के कोई भी स्टॉक नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे क्या भी हो सर, इन्होंने अपनी एक नई ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है हलोल गुजरात में। विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करने की और ये फैसला है और ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ाना चाहते हैं। लास्ट टाइम सर आपने 635 800 के लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे, वही व्यू इंटैक्ट है अभी भी? सर बिल्कुल, 576 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये मोस्ट लाइकली वीकली चार्ट पे एफईजी रिटेस्ट करने आया था, यहाँ से 635 रुपए निकल जाएगा। 635 वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, जब भी उसको नलीफाई करेगा ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चरल बुल मूव में, जिसको कहते हैं सेक्युलर बुल मूव, उसके अंदर आया है। थंगमलाई याद कर लीजिए, सेक्युलर बुल मूव में आया है 575 के ऊपर, तो 6.5 महीना बुल मूव कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी भी तरीके में 540 के नीचे क्लोजिंग आती है वीकली क्लोजिंग, तो फिर स्ट्रक्चर खराब होगा। तो होने के लिए 40 रुपए है, पाने के लिए यहाँ से कुछ नहीं तो 300-400 रुपए बनता ही है। तो 1:7-8 की रिस्क रिवॉर्ड है, पेशेंस है तो आपको मिल जाएगा पैसा। 540 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है। एक छोटा काउंटर है सर, ओजवाल पंप्स, इन्होंने वॉल्सो सोलर सोल्यूशन के कुछ 13 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं। रकम काफ़ी छोटी है, करीब 3.25 करोड़ रुपए की रकम में ये राइट्स इशू के जरिए इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं 28 रुपये के दाम पर। लेकिन इस शेयर खरीदने का जो असर है वो बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि अब ये जो कंपनी है वॉल्सो सोलर सोल्यूशन, इनके पास इसकी 51% हिस्सेदारी होगी और ये सब्सिडरी कंपनी इनकी बन गई है। मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है सर। ओसवाल पंप्स में कोई मूव बनता है यहाँ से? सर अगर देखिए चार्ट खोल के देखेंगे तो 4 हफ्ते में 58% चला था और 58% चल के हाई बनाया था 449 का, और उसी हफ्ते का लो था 352 का। उसके बाद से 3 3 6 7 ये 8वां हफ्ता है जब हम उसी कैंडल के अंदर इनसाइड बार बना रहे हैं। अब पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसके पीछे अगर चार्ट देखेंगे तो 30 हफ्ते में 68% करेक्ट हुआ था। तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ड है, मैं प्रीएम्प्टिव बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 449.4 का मदर बार हाई है, यानी राउंड फिगर 450 पकड़िए। अगर 450 निकला तो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 498 के करीब आता है, मैं उतने तक के लिए प्ले करूंगा। तो 450 से 500 रुपए ये मेरा प्लेइंग रेंज होगा। 450 के नीचे तो मैं देखूंगा भी नहीं इसको। 450 के ऊपर इसमें आप कंसीडर कीजिए। अच्छा, 2 आईपीओ हैं सर, एक इसका हेक्सागन न्यूट्रिशन, मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, आज उसका आखिरी दिन है। दूसरे दिन आप देखेंगे तो 2.25 गुना ये ऑलरेडी भर चुका है। स्पेशली आप देखिए एनआईए का पोर्शन और रिटेल का पोर्शन 6-6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और इस आईपीओ में सर पैसा लगाया जा सकता है क्या, जो हेक्सागन न्यूट्रिशन का आखिरी दिन है? आज सर मैं तो कम्प्लीटली, ये 100% ओएफएस वाला ही स्टॉक है ना, अगर मेरे को याद है तो हाँ जी। आईपीओ। हाँ, मैं अवॉइड करूंगा सर, मैं नहीं करूंगा। मतलब आई वुड अगेन, देखिए मैंने पिछले 2 हफ्ते में वापस से काफी सारी वर्किंग की है। जो बुल मार्केट के चक्कर में थोड़ा सा हर बार बह जाते हैं, तो वापस से मैं पूरी विलियम ओनिल की स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्टली वापस लौटा हूँ। तो आई वुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस आईपीओ। और सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी सर, इसमें भी आपने कहा था कि इसको अवॉइड कीजिए, लेकिन इसका डेटा सर आप देखेंगे ना 127 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी का पोर्शन, जो कि संस्थागत निवेशक हैं, लंबे टाइम के लिए ज़्यादा समझ बूझ लेकर आते हैं, 270 गुना ये पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ। एनआईए ने भी 172 गुना का सब्सक्रिप्शन दिया है। रिटेल भी काफ़ी उत्साहजनक 27% के साथ आए। मेरा सर ज़्यादा ध्यान है क्यूआईबीज़ के ऊपर, जो पढ़े लिखे समझदार ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं और पेशेंस भी लेकर आते हैं, इनका पोर्शन 270 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सर ये थोड़ा समझाइए।
तो देखिए अब प्रॉब्लम ये आती ना कि हम ये 270% देख के सब्सक्राइब कर लेते हैं, और कि उनने किया है तो हमारे हो सकता है उनकी जेब की चवन्नी ना हो इसमें, हम अपना कैपिटल 10-20% डाल के बैठ जाएं। तो इट इज ऑल अबाउट साइजिंग। तो मैं अगेन आई स्टिक टू माई रूल, 25% से ऊपर ओएफएस है मैं नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो इन दोनों शेयरों से ही आप दूरी बना के रखिए, ज़्यादा बढ़िया है। इसको जो आज इसका तीसरा दिन है, जो आखिरी दिन है हेक्सागन वाले आईपीओ का, इससे भी आप दूर रहें, ज़्यादा बेटर है। एक आखिरी सर ग्रासिम पे आपकी व्यू दे दीजिए, अगर आपके पास कोई नया स्टॉक नहीं है तो। सर ग्रासिम मतलब ग्रासिम ही नया स्टॉक पकड़ लीजिए आप। लास्ट टाइम भी 95 हफ्ते का जब बेस ब्रेकआउट आ रहा था 2900 पे, तब हमने 3400 का लेवल डिस्कस किया था। अभी 3200 का 3197 का हाई लगा के नीचे आ रहा है, यहाँ से भी बाई करके चलिए, 3400 रुपये आराम से निकल जाएगा। 3400 रुपये निकल जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा सर? यहाँ से स्टॉप लॉस सर 2977 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा, तो 100 रुपए की रिस्क है। और 3400 मिनिमम टारगेट में बात कर रहा हूँ, मतलब टारगेट भी नहीं, इसको कहना चाहिए एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक 4000 रुपए जा रहा है। ओके ठीक है, परफेक्ट मैं है। तो कब से बोल रहा हूँ सर, सीमेंट में अगर अभी लेना है तो अल्ट्राटेक ग्रासिम लेके रखिए, थोड़ा सा लंबा नजरिया है 3-5 साल का, एसीसी या अंबुजा लेके बैठिए। अगर थोड़े से रिस्क टेकर हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप लेके बैठिए। हालांकि जो ये इनने न्यूज दी है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये जो 55,000 मीट्रिक टन की दो नई लाइन इनने अभी जो न्यूज आप चला रहे थे प्लेट, एक बार फिर चला दे तो मैं पढ़ लूंगा, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है नई यूनिट ये स्थापित कर रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अदानी वर्सेस ये बिरला, जब भी सीमेंट की फाइट आएगी, ये मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं, बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, ये सारे ना टेक ओवर कैंडिडेट बनेंगे। बट अगर ये नई लाइन ला भी रहे हैं तो भी बुराई नहीं है भाई, ग्रासिम को तो फायदा हो ही जाएगा। रिस्क ले सकते हैं तो छोटी छोटी सीमेंट कंपनियां वहाँ पे खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म का व्यू है, एसी से अंबुजा खरीदें, और छोटी अवधि के लिए अल्ट्राटेक ग्रासिम, इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3400 तो रुपये का देखिए टारगेट एक है। चीज होती है, एक चीज होती है सलाह देना, एक चीज होती है खुद का पैसा लगाना। मैं अगर खुद का पैसा लगाऊंगा, मैं एसीसी अंबुजा ग्रासिम अल्ट्राटेक के बाहर नहीं जाऊंगा। ये फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टोरी प्ले कर रहा हूँ, मैं इन चार के बाहर नहीं प्ले करूंगा। दूसरी चीज आती है ट्रेडिंग। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं इन चार में ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग के मौके ही नहीं देते। फिर मैं मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में जाऊंगा, स्टॉप लॉस कटा तो भी एग्जिट, टारगेट हिट हुआ तो भी एग्जिट। मैं वहां इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं वहां मोमेंटम ट्रेडिंग करूंगा। जिस स्टॉक में मोमेंटम बना अपना 10-15% लेके बाहर हो गए। तो अगेन इन्वेस्टेड करना है तो ये चार काउंटर, ट्रेडिंग करना है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर। आप परफेक्ट है, उल्टा मत कर दीजिएगा कि इनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनमें इन्वेस्टिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका एक सवाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे भी आएगा, क्योंकि आज मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है 360 यानी ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए, बट आया ही नहीं आपका। तो आज मैं नाउम्मीद नाकाम वाली वो, अब तो सारी भी क्रोम बंद कर दिया तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे कल ही हमारी बातचीत हुई थी सर, मैंने कल भी पूछा था, आपको याद होगा तो। नहीं, रिपोर्ट तो आज आई है ना सर मोतीलाल की। और स्टॉक अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं चला सर। देखिए मतलब मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पहले ही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल भी अपनी बात हुई थी, लेना बेचना दोनों काम जारी है। अच्छा खासा पोर्टफोलियो का मतलब रिलायंस और इस समय तो यही है। आज जैसे टाटा टेक मैंने बेच दिया है, अब वो पैसा भी उठा के पूरा, मतलब अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और रिलायंस इन दो में रह जाएगा पैसा, मेजोरिटी पैसा। तो लेना बेचना रेगुलरली जारी है। बट एक चीज समझिए कि 16% का फ्री फ्लोट है, 25% का फ्री फ्लोट इनको अक्टूबर तक ले जाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि 274 रुपए में ये अपना माल छोड़ेंगे। कहीं भी 326 या 360 इस रेंज के बीच में माल छूटना चाहिए मैनेजमेंट का। जो भी करें, फ्रेश इशू लाएं, मैनेजमेंट अपना माल बेचे या जो भी करे, प्रमोटर को 16% का फ्री फ्लोट से 25% फ्री फ्लोट मैंडेटरी लिस्टिंग नॉर्म की वजह से, जो 25% पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, अभी 16% है, तो 9% माल मेरी उम्मीद से 326-360 की जोन में बिकना चाहिए। तो मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ, मैं पकड़ के बैठा हूँ स्टॉक को। तो बेचना खरीदना बेचना खरीदना इधर उधर चलता रहता है, मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन में पकड़ के बैठा हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय आज हमारे साथ। डिस्क्लेमर सर, जो भी इंडेक्स से स्टॉक डिस्कस किए कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा छोड़ के बाकी कंपनी क्लाइंट डेस्कों के पास हो सकते हैं। बाकी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।